हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पर लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस। अब याद रखना, आपको या तो होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस बोल सकता है या तो यही टॉपिक को हम बोलते हैं कॉची यूलर इक्वेशन। तो याद रखिएगा, आपका जो होमोजीनस लीनियर इक्वेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कॉची यूलर्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दिखती किस तरीके से है? अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे कि एक कांस्टेंट वैल्यू है ए नॉट, उसके साथ आ रहा है एक्स का पावर एन, डी का पावर एन, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू है ए वन, फिर आ रहा है एक्स का पावर एन माइनस वन, डी का पावर एन माइनस वन एन सो ऑन, ऐसा चलते जा रहा है। ए का पावर एन माइनस वन एक्स इंटू डी प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पे ये डी क्या डिनोट करता है? डी अपॉन डी एक्स वैल्यू। तो इस टाइप के इक्वेशंस को आप हमेशा बोलते हैं या तो होमोजीनस लीनियर इक्वेशन या तो कॉचीज यूलर इक्वेशन। क्या याद रखना है यहाँ पे? अगर एक बार डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसके साथ एक बार एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लग रहा है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव लग रहा है तो उसके साथ x का पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लग रहा है तो उसके साथ x का पावर n मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपको समझ में आपको कैसे पहचानना टॉपिक कौन सा है? जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है अगर वही पावर का x मल्टीप्लीकेशन में, तो क्वेश्चन क्या आएगा? कॉचीज यूलर इक्वेशन, यानी होमोजीनस लीनियर इक्वेशन का। तो आप लिख लो इसकी डेफिनेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जो मास्टर ने यहां पे लिख के दिया है, पूरा एज इट इज छापो, पूरा जितना ग्रीन में लिखा हुआ है। वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन आर constants and x is either a constant or a function of x only is called homogeneous लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉची यूलर इक्वेशन। याद रखेंगे पक्के में, कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दिखे, कैसे पहचानना? जो ऑर्डर का डेरिवेटिव लग रहा है वही ऑर्डर में, वही डिग्री में एक्स की वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो इक्वेशन किसकी हो जाएंगी? होमोजीनस या तो कॉची यूलर इक्वेशन के फॉर्म में। अब इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, आपको हमेशा ये मेथड फॉलो करना है। कौन सी? इसका लिख लो वर्किंग रूल। कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? तो आपकी रहेंगी फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन हमेशा रहेगी, आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू ई का पावर z। क्या करेंगे आप? एक नया वेरिएबल डालेंगे z, जहां पे x की वैल्यू क्या रहेंगी? e का पावर z। यानी अगर मैं यहां से z की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पे क्या दिख रहा है? e, इधर जाएगा तो log हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आएंगी? log x आएगी। आएगी, याद रखेंगे पक्के में। फिर उसके बाद आप करेंगे वेयर x इज ग्रेटर देन 0। फिर आप करेंगे स्टेप 2 पे प्रोसीड, जो रहेंगे assume that d1, ये जो वैल्यू रह जाएंगी d अपॉन dz। जैसे d को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम d1 को क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू z लेंगे।
और ये तो आपको मालूम है, ये भी लिख लो। एंड डी की वैल्यू क्या रहती है, डी अपॉन डी एक्स रहती है। तो इस हिसाब से आपका जो सब्स्टिट्यूशन आएगा, जहां जहां पे आपको x और d मल्टीप्लीकेशन में दिखेंगे, आप उसके जगह लिखेंगे d1 लिखेंगे। जहां जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिखेंगे, आप उसके जगह लिखेंगे d1 d1 माइनस 1। जहां पे भी आपको दिखेंगे एक्स क्यूब डी क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे, अब आप पैटर्न समझो, x इंटू डी दिखा तो उसके जगह d1, फिर x का स्क्वायर डी का स्क्वायर, तो मेरे को समझ गया दो टर्म आएंगे, तो आया d1, फिर d1 में से एक सब्ट्रैक्ट किए। एक्स क्यूब डी क्यूब दिख रहा है, कितनी टर्म आएंगी, 3, तो पहले आ गया d1, फिर उससे एक कम करो d1 माइनस 1, फिर एक और कम करो d1 माइनस 2। समझा। अगर x का पावर 4 d का पावर 4 दिख जाए तो क्या करोगे, 4 टर्म आएंगी, तो पहले d1, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, एंड सो ऑन। याद रखेंगे, आसान है। अब ये आता कैसे है ना, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सब्स्टिट्यूशन आता कैसे है, बट ये स्टेप्स आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलने वाले। पहली स्टेप क्या रहेंगे, आप x के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे e का पावर z लेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इधर जाएगा तो log, तो z की वैल्यू आएंगी log ऑफ x आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हमको मालूम कि d को हम बोलते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम d1 को बोलेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो जहां जहां पे xd आएगा उसके जगह d1, x का पावर 1 है, d का पावर 1 है, तो d1 का भी पावर आएगा 1, एक ही टर्म आई। x का स्क्वायर d का स्क्वायर यानी दो टर्म है, तो d1 में भी दो टर्म आएंगे, तो d1 d1 माइनस 1। d1 में तो बड़ा आसान है, d1 से शुरू करो और एक एक घटाते जाओ। फिर अगर x का पावर 4 d का पावर 4 है तो 4 टर्म लाना है, तो पहले आ गई d1, तो अगली d1 माइनस 1, d1 माइनस 2, d1 माइनस 3। आसान है पक्के में। फिर उसके बाद आप लिखिए स्टेप 3, फाइंड CF एंड PI। क्या रहेगा फाइनल स्टेप आपका, आप CF और PI को निकालेंगे। आपका जो आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, z के टर्म्स में आएगा, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे y को एज अ फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में, यानी आप z और x को फिर कर देंगे रिप्लेस। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, हम x के जगह ले रहे हैं e का पावर z। क्या कर रहे हैं हम, x के जगह सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं e का पावर z, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर जाएगा तो log टू द बेस e ऑफ x, यानी z की वैल्यू क्या है यहाँ से log x आई। इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, क्या कर दो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ z का डेरिवेटिव क्या आएगा, dz अपॉन dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा, आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है, मेन कैसा क्वेश्चन है, हमको इक्वेशन y के टर्म्स में दी हुई है ना, y के टर्म्स में दी हुई है, और यहाँ पे डेरिवेटिव जो d है वो किसके टर्म्स में लग रहा है, x के टर्म्स में, यानी इक्वेशन dy बाय dx वाले फॉर्म में है। याद है ना, हम लोग हमेशा इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखते हैं, y अंदर जाएगा तो डेरिवेटिव लगेगा y पे, डेरिवेटिव लगेगा y पे, यानी dy बाय dx का फॉर्म यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो मैं dy बाय dx को चेन रूल से सॉल्व कर सकता क्या, मेरे को dy से dx पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं dy से जाऊंगा dz पे, फिर मैं dz से जाऊंगा dx पे। इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं हम इसको, चेन रूल बोलते हैं। पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। चलिए बताइए, अब चेन रूल तो आपको लगाना आ गया, क्या करना पड़ता है, एक नया वेरिएबल वहां पे बीच में डाल देना। अब आप एक चीज बताइए, इनमें से कोई वैल्यू आपको दिख रही है क्या, हाँ जी दिख रही है, मेरे को दिख रहा है dz अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, तो ये dz अपॉन dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ dy बाय dx की वैल्यू क्या आएंगी, dy बाय dz इंटू 1 अपॉन x आ जाएंगी, आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मैं क्या बोल सकता x टाइम्स dy बाय dx की वैल्यू आएंगी dy बाय dz आएगी। अब देखो मैं अगर यहाँ से y और y हटा दूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ x टाइम्स d अपॉन dx
ये इक्वल आ रहा है किससे, डी अपॉन डी जेड से। यहाँ से भी वाई कॉमन, यहाँ से भी वाई कॉमन, सेम वाई पे डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, मतलब x टाइम्स डी बाय डी एक्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ये इक्वल आएगा डी बाय डी जेड से। डी बाय डी जेड को मैंने कैसे डिनोट किया था, डी वन से किया था, तो मैं x डी के जगह लिख सकता हूँ डी वन। क्या लिख सकता हूँ मैं, x डी के जगह लिख सकता हूँ डी वन। तो ये हमको सपना गिरा है क्या, नहीं, हम लोगों ने याद करने के लिए तो याद कर लिया है, पर ये आ कैसे रहा है ये आपको समझ रहा है। इजी है टॉपिक, आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज सॉल्व करके दिखाना है क्या, नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको ये याद रखना है, ये प्रोसीजर, ठीक है, याद रहेगा पक्के में। चलिए बताइए, अब अगर मेरे को इसी हिसाब से सेकंड वैल्यू भी अगर निकालना है तो सेकंड वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो ये इक्वेशन को, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, बताओ डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, किस पे डेरिवेटिव लगेगा यहाँ पे, वन अपॉन एक्स भी है और डी वाई बाय डी जेड भी, तो वन अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाय डी जेड लगेंगे इस पे डेरिवेटिव। चलिए बताइए, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, क्या था u डेरिवेटिव ऑफ v, तो आएगा वन अपॉन एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी जेड प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u यानी डी वाई बाय डी जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे वन अपॉन एक्स मिलेगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा। देखो यहाँ पे काय से शुरुआत हो रही, डी अपॉन डी एक्स से हो रही। देखो मेरे को अगर यहाँ पे डेरिवेटिव बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो डिवीजन में क्या आना चाहिए, डी जेड आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, डी अपॉन डी जेड ऑफ लिख सकता। अब मैं क्या करूंगा, डी जेड पे खत्म किया ना, तो डी जेड से चालू करूंगा और डिवीजन में क्या लिख दूंगा, डी एक्स लिख दूंगा और डी वाई बाय डी जेड लिख सकता है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में क्या किए। अब मैं इसको आगे लिखने के बजाय इसको पीछे साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसी को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, डी अपॉन डी जेड ऑफ डी वाई बाय डी जेड और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो डी जेड अपॉन डी एक्स से। समझा पक्के में क्या किया मैंने, मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहा हूं, तो मैंने डेरिवेटिव लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड और फिर जेड का डेरिवेटिव निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझा ना पक्के में, जैसा हम लोग नहीं करते क्या, जैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन को करते हैं कि मैं आपको बोलता हूं कि चलो x के हिसाब से डेरिवेटिव लगाते कि log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह क्या आया, ये वैल्यू है, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम लॉजिक है यहाँ पे कि हमको डेरिवेटिव चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमने डेरिवेटिव लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड, कि हमने इस पे डेरिवेटिव लगा दिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड, लेकिन हमको तो डेरिवेटिव लगाना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये करने से क्वेश्चन कभी भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी जेड इंटू वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला वन अपॉन एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी जेड क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर और डी जेड बाय डी एक्स, डी जेड बाय डी एक्स अभी निकालता आप लोगों ने, वैल्यू क्या आती वन अपॉन एक्स, तो उसके जगह आ गया वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी जेड, का की वैल्यू आई है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। ये वाली स्टेप समझे ना, ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव था, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लगा, या तो हमने क्या किया, हमको दिख रहा वाई फंक्शन है जेड का, तो मैंने डेरिवेटिव लगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, लेकिन मेरे को तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, मैंने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, जेड के रिस्पेक्ट में, तो मैं जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझा पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है वैल्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी जेड,
है वैल्यू। चलिए यहाँ पे दोनों में डिवीजन में एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वल आएगा किससे, डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी जेड से आएगा। वाई को हटा के देखो क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वल आ रहा है किससे, डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर माइनस डी बाय डी जेड से। हटा दिया मैंने वाई दोनों साइड से, तो देखो एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स का ऐसे डिनोट करता मैं कैपिटल डी से, उसका क्या है स्क्वायर। ये इक्वल है डी बाय डी जेड का ऐसे डिनोट करता डी वन से, उसका क्या है स्क्वायर। डी बाय डी जेड का ऐसे डिनोट करता डी वन से, डी वन को निकाल लो कॉमन तो आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, डी वन को निकाले कॉमन तो आएगा डी वन माइनस वन आया। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन था हमारा, था पक्के में, समझा। ऐसे ही करके आप आगे के पूरे सब्स्टिट्यूशंस निकाल सकते हैं। ये तो था आपके समझने के लिए, ठीक है, कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे, कि कभी आपको अगर भूल जाओ कि क्या सब्स्टिट्यूट करना था। वैसे तो कुछ भी इतनी हार्ड वैल्यू नहीं है कि आपको याद ना रहे, अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको हर एक चीज याद रहेगी। तो हमको फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको पहले कैसे पहचानोगे क्वेश्चन आपका कॉची यूलर का है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे, आपको अगर x और d मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, एक्स क्यूब डी क्यूब मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, मतलब जो ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही पावर का x मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। जहां पे मैं d का मतलब क्या बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन होता है कॉची यूलर्स का। फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम x की वैल्यू लेते हैं e टू द पावर z। हमेशा x की वैल्यू क्या रहती है, e का पावर z। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलती है, log टू द बेस e ऑफ x, यानी log x वैल्यू मिलती है। उसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कि x इंटू डी, ये इक्वल आएगा किसके साथ, d1 के साथ। x का पावर 1 था, d का पावर 1 था, तो d1 का भी पावर 1 होगा। फिर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अगर आ जाए तो क्या करोगे, कितना पावर है 2, तो डी की कितनी टर्म आएंगी 2, तो d1 फिर उससे एक सब्ट्रैक्ट कर दो, d1 माइनस 1। उसी तरीके से अगर एक्स क्यूब डी क्यूब दिया हो, कितनी टर्म है 3, तो d1 की भी 3 टर्म आएंगी, तो d1 पहला, फिर d1 माइनस 1 दूसरा, फिर d1 माइनस 2 तीसरा आएगा, एंड सो ऑन। जहां पे d की वैल्यू क्या है, d बाय डी एक्स, एंड d1 क्या है, d बाय डी जेड आएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सबको समझ में आया। फिर उसके बाद आप ये वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपके गिवन इक्वेशन में, और फिर निकालेंगे सी एफ और पी आई। जब आप सी एफ और पी आई निकालेंगे, अभी तक जो क्वेश्चन का आंसर एक्स के टर्म में आता था, आप किसके टर्म में आएगा, जेड के टर्म में, और लास्ट वैल्यू में आप जेड की वैल्यू को कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये रहेगा हमारा ऑपरेशन करने का प्रोसीजर, याद रखेंगे। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो आप सॉल्यूशन पहले कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन आएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बताइए क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई टू क्या डिनोट करता है, वाई का डेरिवेटिव 2 बार, एक्स वाई वन क्या डिनोट करता है, वाई का डेरिवेटिव 1 बार, और 4y क्या डिनोट करता है कि y है, बाइज्जत बरी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव 2 बार, प्लस एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव 1 बार, माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, वेयर डी क्या डिनोट करता है, डी अपॉन डी एक्स डिनोट करता है। समझा ना। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, वाई का, प्लस एक्स, वाई वन को क्या लिख सकते हैं, 1 बार डेरिवेटिव वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर था, तो हमने इसको लिखा डी स्क्वायर, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स था, उसको लिखा डी,
यहाँ पे भी y था, यहाँ पे भी y था, यहाँ पे y था, y को निकाल दिया। समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए बताइए अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है। आप हमेशा इसको जो भी इक्वेशन बन गई इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हैं x इंटू डी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है ना। जो ऑर्डर का डेरिवेटिव सेम x का पावर वहां पे मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट x इक्वल्स टू ई टू द पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगी, log ऑफ x आएंगे। एंड आप d1 बता देंगे, d1 की वैल्यू आएंगी d अपॉन dz। d1 की वैल्यू मैंने क्या लिया हूं, d अपॉन dz लिया हूं। हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझा पक्के में? x की वैल्यू क्या लेंगे, e का पावर z, तो z की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर जाएगा तो log, तो z की वैल्यू आएंगी log ऑफ x आएगी। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? पक्के में समझा यहाँ तक? फिर उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर, जैसे आपने सब्सटीट्यूशन किया तो आपको क्या मिलेगा, जहां जहां पे x d है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d1 लिख सकता हूं। एंड जहां पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर कितनी टर्म आई, 2, तो d1 पहली टर्म, उससे एक सब्ट्रैक्ट करो, d1 -1 दूसरी टर्म आ जाएगी, आ जाएगी। पक्के में समझा, सच में समझा? तो आप यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, सच दैट लिख सकते हैं, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए अब आपको आपकी इक्वेशन क्या मिलेंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d1 इंटू डी वन माइनस वन, तो आ गया d1 इंटू डी वन माइनस आया। फिर क्या है, प्लस x इंटू डी, एक्स इंटू डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d1, तो आएगा प्लस d1। उसके बाद क्या वैल्यू है, -4 इंटू वाई, तो आएगा -4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया मेरे लिए, मेरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए मैं जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे d1 इंटू डी वन, d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन माइनस d1 प्लस d1 -4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, प्लस d1 माइनस d1 कैंसिल होता है, d1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब निकाल लो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल्स टू 0 ले लो, तो आप देंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा, d1 स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -4 उधर गया तो +4, टेकिंग स्क्वायर रूट d1 की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस। तो बताओ क्या आएंगी CF की वैल्यू, CF की वैल्यू क्या आएंगी, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो आएगा C1 e टू द पावर m1 x आता था, कब, जब डेरिवेटिव लगता था विद रिस्पेक्ट टू x। अभी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, z के रिस्पेक्ट में लग रहा है, तो आंसर भी किसके टर्म्स में आएगा, z के टर्म्स में आएगा। तो C1 इंटू ई टू द पावर m1 x, x के जगह आएगा z, तो m1 z, तो आएगा 2 इंटू z प्लस C2 ई टू द पावर m2 z, आएगा -2 इंटू z आएगा। वेयर ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, गलती हो जाएंगी जल्दी जल्दी में। तो वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। और आप चाहो तो आप डायरेक्टली y इक्वल्स टू करके भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्यों, राइट हैंड साइड देखो क्या है, 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 तो मैं डायरेक्ट y इक्वल्स टू करके भी सॉल्यूशन लिख सकता हूं। अगर आप CF लिख रहे हो तो आप बताओगे कि PI की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो मैं अगर CF लिख दिया हूं तो मैं इसको काटता नहीं होता, आएगा CF इक्वल्स टू C1, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता e के पावर z का स्क्वायर प्लस C2 e के पावर z का पावर -2 लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पढ़े ना a टू द पावर m इंटू एन, कोई मैं क्या लिख सकता, a का पावर m टू द पावर n लिख सकता, कोई भी दिक्कत इसमें। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, मेरे को मालूम है e का पावर z कैसे इक्वल है x से, तो मैं e के पावर z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो CF की वैल्यू क्या आएंगी, C1
ई के पावर जेड की जगह एक्स, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, प्लस C2 ई के पावर जेड की जगह एक्स, लेकिन उसका पावर क्या है माइनस। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। आ गया। अब निकाल लो पी आई। पी आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है, इधर साइड जाएंगी तो डिवीजन में, तो आएगा 1/d1² - 4 इंटू राइट हैंड साइड क्या है 0, तो पी आई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा y = CF प्लस पी आई। तो क्या आएंगी y की वैल्यू, y आ जाएगा इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ CF क्या है C1x² प्लस C2x का पावर -2, जहाँ पे C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। समझा पक्के में। तो आपको यहाँ पे पी आई सी एफ ऐसा निकाल के दिखाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे सी एफ लिख दिया था तो मैं काटा पीटी करने से अच्छा, अगर आपने पेपर में भी लिख दिया, क्योंकि हमको तो सी एफ पी आई दोनों निकालने की आदत हो गई है, तो अगर आपने पेपर में सी एफ लिख दिया तो वहाँ पे काटा पीटी करके एकदम गंदा करना का पेपर नहीं, सी एफ निकाल लो, दिखा दो पी आई 0 आता है ना, सामने वाले को भी लगेगा भाई चलो नॉलेज है बंदे में थोड़ा, समझ रहा है पक्के में। और आप चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद फाइनल आंसर भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व x² d² y by dx² -3x dy by dx प्लस 4y = 0। फिर से देखो = 0 है, पी आई की वैल्यू 0 आने वाली है, तो मैं डायरेक्ट सी एफ को फाइनल आंसर लिख सकता हूं। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है x² d² y by dx² -3x dy by dx प्लस 4y = 0। पहले तो मैं यहाँ से सबसे y को निकाल लेता हूँ कॉमन, और जहाँ पे भी d/dx है उसके जगह मैं ले लेता हूँ कैपिटल D। तो ये क्या बन जाएगा x², इसको मैंने ले लिया कैपिटल D, तो आ जाएगा d का स्क्वायर -3 × x इंटू d/dx को मैंने ले लिया कैपिटल D प्लस 4 × y को तो पहली बार निकाल दिया हमने, निकाल दिया, तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा यहाँ पे x का स्क्वायर है, देखो x² d² x इंटू डी, यानी कौन से फॉर्म में कॉची यूलर यानी होमोजीनस इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट x को लेते हैं हम e का पावर z देते, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे e का पावर इधर जाएगा तो log, तो आएगा log ऑफ x हो जाएगा, एंड मैं d/dz को डिनोट करूंगा d1 से। ये होगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। याद रखना है डिनोशन दिखाना है हमको, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे हमको ये डिनोशन दिखाना है हमेशा कि d/dx से d डिनोट कर रहे हैं, d/dz से d1 डिनोट कर रहे हैं, हमेशा दिखाना क्वेश्चन में। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ से, तो आप लिखेंगे देयरफॉर जहां जहां पे मेरे को x इंटू डी दिखेगा तो उसके जगह मैं क्या डालूंगा d1 डालूंगा, एंड जहां पे मेरे को दिखेगा x² d², कितनी वैल्यू है 2, तो d1 की भी कितनी वैल्यू आएंगी 2, पहले d1 एज इट इज, दूसरे इसमें सब्ट्रैक्ट 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा x² d², क्या है वैल्यू d1 इंटू d1 -1 -3 × xd की वैल्यू क्या है d1, तो आएगा -3 × d1, फिर उसके बाद क्या वैल्यू है +4 × y, तो आएगा +4 × y इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा d1 इंटू d1 का स्क्वायर -d1 × 1 -d1 -3 d1 +4 × y इक्वल्स टू 0, यानी d1 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस तो आएगा -4 d1 +4 × y इक्वल्स टू 0, कोई फॉर्म दिख रहा है a² -2 ऑफ ab प्लस
बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ही 4 है, यहाँ पे ही 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 2 जार 4 होता है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, a यानी d1 माइनस बी यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू, समझा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, काय का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब आप क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, कैसे निकालते हैं, y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है इक्वल टू 0 ले, तो d1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होल स्क्वायर का मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी 2 बार, तो d1 माइनस 2 इंटू d1 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएंगी 0। तो d1 की वैल्यू क्या आ रही, 2, समझा ना, यहाँ पे माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता, पहली वैल्यू इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0। समझा ना कैसे निकाले। अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए आप लोग। सेम वैल्यू आ रही है, याद रखना सेम कंसेप्ट लगाना है, बस आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों, अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लग रहा है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड लग रहा है, तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा, जेड के टर्म्स में आएगा, और कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्योंकि इक्वल टू 0 है राइट हैंड साइड में, तो पी आई की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 0, तो हमारा आंसर इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ सी एफ से, तो आएगा वाई इक्वल टू, दोनों वैल्यू सेम है, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ आता है x, कब, जब डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में लग रहा है, z के, तो c2 के साथ क्या आएगा, z आएगा। फिर क्या रहता है e टू द पावर m x, m की वैल्यू क्या है 2, फिर आता है x, जब डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है z के, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, z होगा। इसी का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता, c1 प्लस c2z इंटू ई टू द पावर 2z को क्या लिख सकता, ई टू द पावर z का होल स्क्वायर लिख सकता, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर आपका y का आंसर आएगा c1 प्लस c2z, क्या है z की वैल्यू, z की वैल्यू आपने लिए हैं log x है, तो z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, log x। फिर उसके बाद क्या है, e टू द पावर z का स्क्वायर, e टू द पावर z क्या लिया हूं मैंने x, उसका स्क्वायर, तो आ जाएगा x का स्क्वायर, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये सब्स्टिट्यूशन हमने कहां पे किया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किया था। तो देख रहे क्वेश्चंस आसान है, सेम कंसेप्ट लगाना है, बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा खास ख्याल रखते हुए इसको सॉल्व करना है, ताकि आपसे कहीं पे गलती ना हो कि आपने जल्दी जल्दी में z की जगह x में आंसर लिख दिया, ठीक है, तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभी डेरिवेटिव आपने d1 पे कन्वर्ट किया, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z में कन्वर्ट किया, तो आंसर किसके टर्म्स में आएगा, y का z के टर्म्स में आएगा। फिर आपको z से किसके टर्म्स में जाना पड़ेगा, x के टर्म्स में जाना पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व x क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 0। फिर तो क्वेश्चन इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, बट अभी क्यूब तक पहुंच गए हम लोग, हमको तो देखते बरोबर समझ में आ गया क्वेश्चन का है कॉची यूलर का है। तो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, जहां जहां पे d अपॉन डी एक्स है उसके जगह ले लेंगे कैपिटल D। तो बताइए क्या मिलेगा, एक्स क्यूब डी क्यूब तो आ गया कैपिटल D का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ गया कैपिटल D प्लस 3x इंटू डी बाय डी एक्स, इसकी जगह आ गया कैपिटल D माइनस 3 इंटू वाई, तो आ गया माइनस 3, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई y से इक्वल्स टू 0।
आ गया, इसको दो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको दिख गया यहाँ पे देखो x इंटू डी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स क्यूब डी क्यूब, यानी हमारा कॉचीज वाले फॉर्म में, कॉची यूलर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू ई का पावर z ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x की वैल्यू e का पावर z, ये याद कर लो, ठीक है। तो दैट इज z की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ से, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे इधर गया तो log, तो z की वैल्यू आएंगी log ऑफ x आएगा। पक्के में समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो इंजीनियर लोग बैठे होंगे ना, उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हम लोग इंजीनियरिंग जब करते हैं तो हम लॉग लिखते हैं तो लॉग का बेस 10 लेते हैं, और ln लिखते हैं तो लॉग का बेस e लेते हैं, क्योंकि हमारे कैल्सी में ऐसा दिया हुआ होता है। लेकिन आप मैथ्स में जब आप ये इसका ऑप्शनल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो सामने वाला क्या अज्यूम करेगा, ई अज्यूम करेंगे। ये चीज़ समझ के चलना है आपको, ठीक है, याद रखेंगे पक्के में। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंड एक और चीज़ अज्यूम करते हैं हम लोग, क्या कि डी अपॉन डी जेड को हम डिनोट करेंगे d1 से, याद रखेंगे। डी अपॉन डी जेड को हम कैसे डिनोट करेंगे, d1 से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरी चीज़ें जितनी लेना था सब ले लिया। तो बताइए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ पे x इंटू डी है, दोनों का पावर 1 है, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार आएगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर है, दो टर्म है, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार। तो d1 पहला आया, दूसरे वाले बार में सब्ट्रैक्ट 1। एंड एक और वैल्यू दिख रही है, तो एक्स क्यूब डी क्यूब, कितनी वैल्यू आई, 3, तो d1 कितने बार आएगा, 3 बार। तो पहले बार एज इट इज, दूसरे बार सब्ट्रैक्ट 1, तीसरे बार सब्ट्रैक्ट। आ गया, अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। अरे अभी भी हार्ड लग रहा है क्या, वाह, अभी तो हार्ड नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए थोड़ा सा गौर से, एक्स क्यूब डी क्यूब क्या आएंगे इसकी जगह वैल्यू, d1 d1 माइनस 1 d1 माइनस आई, उसके बाद क्या है वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या आएंगी वैल्यू, d1 माइनस 1, फिर उसके बाद क्या है टर्म, 3 टाइम्स एक्स डी, तो आएगा प्लस 3 टाइम्स एक्स डी, क्या आएगा उसकी जगह वैल्यू, d1, उसके बाद क्या है -3, तो -3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अभी देखिए वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो ना, तो फैक्टर आप यहीं से बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे ही रख सकता, क्या d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 प्लस 2 d1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को निकाल लो कॉमन, तो आएगा d1 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये करने का फायदा, यहाँ पे भी d1 माइनस 1 है, यहाँ पे भी d1 माइनस 1 है, यहाँ पे भी d1 माइनस 1 है, तो मैं यहाँ से d1 माइनस 1 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो चलिए अगर मैंने यहाँ से d1 माइनस 1 को कॉमन ले लिया, पहले वाली टर्म से क्या बचेगा, d1 इंटू d1 माइनस 2, दूसरे वाली टर्म से क्या बचेगा, प्लस 2d1, तीसरे वाली टर्म से क्या बचेगा, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट को कर लो ओपन, तो क्या आएगा d1 माइनस 1 इंटू d1 इंटू d1 का स्क्वायर, d1 इंटू -2 -2d1 प्लस 2d1 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, प्लस 2 -2 कैंसिल, तो क्या बचा, d1 माइनस 1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 बचा। अब निकाल लो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लायर उसको ले लो इक्वल्स टू 0, तो आप देंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, कैसे निकालेंगे, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको ले लेंगे इक्वल्स टू 0, तो ये है y के साथ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू, तो आएगा d1 माइनस 1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आएगा, जब पहली वैल्यू 0 रहे, या तो दूसरी वैल्यू 0 रहे, आएगा। तो चलिए यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, d1 की वैल्यू आएंगे +1, या तो d1 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे +3 उधर गया तो -3, तो d1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 आएगा। चलिए बताइए टेकिंग स्क्वायर रूट, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी 1,
या तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस में। 3 किसी का भी स्क्वायर है क्या, नहीं, तो आएगा √3 और माइनस का क्या आएगा, आएगा। समझा पक्के में। स्क्वायर रूट ऑफ -3 निकाल रहे तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आई। ये तो अभी आगे होंगे ना आप लोगों को करना। तो हमको d1 की यहाँ से कितनी वैल्यू मिली, एक मिला है 1 और दूसरा मिला है 0 प्लस माइनस √3 आई। याद है ना, कभी भी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से फॉर्म में होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होता है। तो ये होगी अल्फा की वैल्यू, ये होगी मेरी बीटा की वैल्यू, तब मैं लिखूंगा इसका CF, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे 0, तो मेरा जो CF रहेगा वही रहेगा हमारे लिए फाइनल आंसर। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप चाहो तो CF निकाल सकते हो, फिर PI निकालो, PI दिखाओ कि क्या आ रहा है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड है 0, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है डेरिवेटिव 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0 आएगा। फिर लिख दो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएगा, y इक्वल टू, देखो पहली तो वैल्यू एज इट इज है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा C1 e⁻m1 x, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, तो आएगा m1 z, तो 1 इंटू z क्या आएगा z प्लस, अब ये कौन से फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो इसका आप आंसर कैसे लिखते, e⁻α x, आएगा e⁻α की वैल्यू 0। x कब लगता है, जब आंसर x के टर्म्स में हो, डेरिवेटिव लेकिन यहाँ पे किसके टर्म्स में, d1 किसके टर्म्स में आता है, d1 की वैल्यू होती है d/dz, तो डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, तो आंसर भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू z आएगा C2, फिर उसके बाद cos बीटा x, आएगा cos बीटा की वैल्यू क्या है √3, x के जगह आएगा z, प्लस C3 साइन बीटा z, आएगा √3 इंटू z। अभी आपको बार बार ऐसा इरिटेटिंग लग रहा होगा कि मास्टर बार बार क्यों x आएगा लेकिन फिर z डालेंगे, x आएगा लेकिन z डालेंगे, ये चीज़ लेकिन बोलना बार बार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वाली चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप पेपर जब सॉल्व करेंगे ना तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, करके मैं बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में बिठा दे रहा हूँ कि जब तक आपकी नज़रों के सामने d1 है तो आपको याद रखना है, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू z, तो जो भी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ z के टर्म्स में आंसर आएगा, x के टर्म्स में नहीं। ये बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, समझ रहा है पक्के में। वेयर C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वैसे तो एक ही लाइन में आंसर आ रहा था, बाद में लिख देंगे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाली लाइन, एक लाइन और आएंगी ना यहाँ पे, वैसे लिख दो यार, चलो काय के लिए इतने से के चेक करूँ। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, C1 e⁻z, e⁻0 इंटू z, 0 इंटू z क्या होगा 0, तो e⁻0 क्या आती वैल्यू 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो आएगा प्लस C2 cos √3z प्लस C3 साइन √3z, क्यों, e⁻0 इंटू z का मतलब होता है e⁻0 जिसकी वैल्यू होती है 1। अब आप एक चीज बताइए, आपके पास e⁻z की वैल्यू है क्या, हाँ जी हमको मालूम e⁻z काय की वैल्यू है x की, तो मैं e⁻z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू आएंगे C1 x प्लस C2 cos √3 z, z का ऐसे इक्वल है log x से, तो z की जगह क्या आ जाएगा log x, जब भी cos के बाद इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए ना तो एक ब्रैकेट बना देना कि cos के अंदर है, प्लस C3 साइन √3z, z की वैल्यू क्या है log x, तो ये जाएगा आपके लिए फाइनल आंसर। कहाँ से उठा के लाया वाली वैल्यूज, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है ना शायद, सब्सटीट्यूशन का, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे फिर से मेंशन कर दो वेयर C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा होगा। सॉल्व x क्यूब d क्यूब प्लस 3x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2x d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, वेयर
डी इज डी अपॉन डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे लिखेंगे आप लोग। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 3 x² d² माइनस 2xd प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, वेयर d की वैल्यू क्या है, d बाय डी एक्स। याद रखना कॉची यूलर्स में तो हर जगह पे मेंशन करना d क्या है, d बाय डी एक्स, d1 क्या है, d बाय डी जेड। एक बार आपके क्वेश्चन में ये दोनों चीजें मेंशन होनी ही चाहिए हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो मेरे को खास तौर पे ध्यान देना है कि d के जगह d अपॉन डी एक्स दिखना चाहिए, d1 के जगह d बाय डी जेड, एक ना एक जगह पे मेरे आंसर में दिखना ही चाहिए, ताकि सामने वाले को मेरा मार्क काटने का मौका कहीं पे भी ना मिले। मेरे को दिख रहा है वाला क्वेश्चन किसका है, कॉची का, क्योंकि एक्स क्यूब डी क्यूब है, x² d² है, x और d है साथ में, है ना। तो ये कॉचीज का है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, कॉची यूलर को सॉल्व करने के लिए लेट x को लूंगा e टू द पावर z, दैट इज z की वैल्यू यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ पे e इधर गया तो log आएगा, log टू द बेस e ऑफ x, यानी log ऑफ x आएंगे। एंड मैं यहाँ पे लूंगा d अपॉन डी जेड को मैं डिनोट कर रहा हूँ d1 से। हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन 1 जो दिया हुआ था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आपने d1 से दिखाया d अपॉन डी जेड, ये सब्स्टिट्यूशन किया था, हमको मालूम x d की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाती है d1 से, क्योंकि x का पावर 1 है तो एक बार डेरिवेटिव x² d², दो बार डेरिवेटिव x का पावर 2 तो d1 भी दो बार आएगा, d1 पहले बार, सेकेंड टाइम में सब्ट्रैक्ट 1 एंड x³ d³ पावर है 3 बार, तो d भी कितने बार आएगा, 3 बार। तो पहला d1 एज इट इज, दूसरे d1 के साथ सब्ट्रैक्ट 1, तीसरे d1 के साथ सब्ट्रैक्ट 2। अब तो याद हो गया होगा पक्के में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए क्या आएगा, x³ d³, तो क्या आएगा d1 d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x² d², क्या आएगा d1 d1 माइनस 1 माइनस 2 xd की जगह d1 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर से देखो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसी को ऐसा लिख सकता क्या, d1 d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 प्लस 3 d1 d1 माइनस 1, और यहाँ से माइनस 2 को निकाल सकता कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा d1 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। हमेशा ऐसा थोड़ा स्मार्टली जो चीज़ बाहर निकाल के क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर सको वो करने की कोशिश करना है। जैसे मेरे को देखो जब भी है ना d1 के सामने और कांस्टेंट वाला नंबर सेम दिखे, देखो यहाँ पे 2 था सेम नंबर, इससे पहले 3 था, तो मेरे को मालूम कि मैं d-1 को कॉमन निकालने वाला हूँ यहाँ से, तो मैं हर एक चीज ट्राई करूंगा जिससे वहाँ पे d-1 बन जाए। जैसे यहाँ पे हमने जैसे -2 बाहर निकाल तो d-1 बन रहा, यहाँ पे भी d-1, यहाँ पे भी d-1, यहाँ पे भी d-1, तो पूरी टर्म से हम d1-1 को निकाल सकते हैं कॉमन। तो पहले टर्म में क्या बचेगा d1 इंटू d1-2, दूसरे टर्म में क्या बचेगा 3 टाइम्स d1 माइनस, तीसरे टर्म में क्या बचेगा -2 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो क्या बचा d1-1 इंटू d1 इंटू d1 d1² -2 इंटू d1 -2d1 प्लस 3d1 -2 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो क्या मिला यहाँ पे d1-1 इंटू d1² -2d1 प्लस 3d1 कितना आएगा +d1 -2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 लेके, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएगा d1-1 d1² प्लस d1 -2 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता, या तो पहली वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए या तो दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, आता है ऐसा। तो चलिए बताएं, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे -1 इधर आया तो +1, यहाँ से d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे तो इसका डिफरेंस आ रहा ना 2 1 2, ये तो डायरेक्ट निकाल सकते, तो फैक्टर निकाल लेते इसके, बताओ कैसे निकालते फैक्टर, 1 इंटू -2 -2 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच का एडिशन आना चाहिए
वन, तो मैं ले सकता 2 × -1, 2 × -1 होता है -2 और 2 - 1 होता है 1, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, पहला फैक्टर आएगा d+2, दूसरा फैक्टर आएगा d-1 इक्वल्स टू 0 आएगा। समझा पक्के में कैसे निकाला? अरे समझ रहा है पक्के में कैसे निकाल रहे इसको? आपने क्या किया, 1 × -2 किया तो -2 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच का एडिशन आना चाहिए 1, तो 2 × -1 -2 होता है और 2 - 1 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख सकता हूँ। फिर से दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, तो d1 की वैल्यू पहली क्या आई 1, दूसरी वैल्यू यहाँ पे -1 इधर गया तो +1 और तीसरी वैल्यू यहाँ पे +2 इधर गया तो -2। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाल लिए। अगर डाउट आ रहा है तो आप एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, दैट इज d1 = 1 और d+2 = 0 और d-1 = 0, तो d1 की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे +1 -1 इधर गया तो +1 और यहाँ पे +2 इधर गया तो -2। निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास d1 की कितनी वैल्यू आई t, इसमें से दो वैल्यूज है सेम है, तो चलिए बताइए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा आपका। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y = CF + PI होता है, राइट हैंड साइड है 0 तो PI की वैल्यू है 0, तो जो CF की वैल्यू है वही रहेगा मेरे लिए हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आएगा y = दो वैल्यू सेम है तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ आता है x। अगर d वाला डेरिवेटिव यहाँ पे d1 है यानी डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, तो कांस्टेंट में भी क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में x के साथ z आएगा, x आएगा क्या, नहीं x की जगह आएगा z। e⁻m x, m की वैल्यू क्या है 1 इंटू x, x की जगह क्या आएगा z आएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब एक नया कांस्टेंट -2 एक ही बार है तो आएगा c3 e⁻m2z, m2 की वैल्यू क्या है -2 तो -2 इंटू z आएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता क्या, y = c1 + c2z e⁻z + c3 e⁻z⁻2 लिख सकता। मैं a⁻m × n को क्या लिख सकता, a⁻m या तो a⁻n लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमको मालूम z की वैल्यू क्या होती है log x और e⁻z काय की वैल्यू है x की, तो क्या आएगा आंसर, देयरफॉर y = c1 + c2z, z की वैल्यू क्या है log of x आएगा, याद है ना, क्योंकि आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, x को लिया था e⁻z यानी z की वैल्यू आती है log of x आता, तो z की जगह लिख दिया मैंने log x, e⁻z की जगह क्या आएगा x प्लस c3 e⁻z की जगह आ गया x, लेकिन उसका पावर क्या है -2 है। वेयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये रहेगा आपके आपका फाइनल आंसर। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा हूँ, सबको समझा पक्के में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व x² d²y/dx² + y = 3x², ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, x² d²y/dx² + y = 3x² दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप d/dx को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल D से, तो क्या मिलेंगे आपको x² d का स्क्वायर प्लस वहां से y को बाहर निकाल सकते हैं 1 × y = 3x², ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1।
देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, d का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन का हो गया कॉची यूलर का। तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगे log ऑफ x, एंड आप d अपॉन डी जेड को रिप्लेस करेंगे कैसे, d1 से। इक्वेशन नंबर आएगा ऐसा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर है, यानी डी वन कितने बार आएगा, 2 बार। तो आएगा डी वन पहले बार एज इट इज, दूसरे वाले बार में -1 करके आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह डी1 इंटू डी वन माइनस वन, फिर उसके बाद क्या वैल्यू है +1 इंटू वाई इक्वल्स टू ई टाइम्स एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है ई टू द पावर जेड, तो आ जाएगा ई टू द पावर जेड का स्क्वायर आएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, d1 इंटू डी वन स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन d1 प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू ई टू द पावर z का स्क्वायर, यानी ई टू द पावर 2z आएगा 3 ई टू द पावर 2z। बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है क्या, नहीं, तो आपको CF भी निकालना और आपको PI भी निकालना। तो चलिए पहले CF निकालेंगे। कैसे निकालते, पहले निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, कैसे निकालते, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल टू 0 ले लो, तो आएगा d1 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आती है ऐसी वैल्यू। तो चलिए बताइए यहाँ से x की जगह क्या है d1, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी -b, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है 1, तो -b यानी माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 -4 टाइम्स ac, 4 1 जार 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। तो d1 की वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 बाय, दैट इज d1 की वैल्यू क्या आई 1/2 प्लस माइनस √3/2। समझा ना, 1 - 4 होता है -√3 का मतलब होता है √3i होता है। चलिए यहाँ पे हमको d1 की 2 वैल्यू मिली, कौन से फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई के फॉर्म में। तो चलिए बताइए CF क्या आएगा, देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आती, पहला कांस्टेंट, पहले ई टू द पावर अल्फा एक्स, आएगा ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू 1/2, तो आएगा 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे z, तो ई टू द पावर 1/2 z आ गया, पक्के में समझा। फिर उसके बाद क्या आता C1 cos बीटा एक्स, आएगा cos बीटा एक्स की जगह z प्लस C2 साइन बीटा एक्स, आएगा साइन बीटा एक्स की जगह z, where C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। चलिए बताइए हमको आंसर जो चाहिए वो हमको z के टर्म्स में चाहिए क्या, नहीं, हमको तो चाहिए x के टर्म्स में। तो आपको CF की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, e के पावर z का पावर 1/2 लिख सकता, इंटू C1 cos √3/2z प्लस C2 साइन √3/2z लिख सकता। तो चलिए बताइए CF की वैल्यू क्या आ जाएंगी, e टू द पावर z का की वैल्यू होती है x की, आएंगे x का पावर 1/2 इंटू C1 cos √3/2z। अगर आपने e टू द पावर z लिया है x, तो z की वैल्यू क्या आएंगी log ऑफ x, आ जाएगा log ऑफ x, बहुत बड़ी वैल्यू है तो ब्रैकेट डाल देता हूँ, डाल दिए, प्लस C2 साइन √3/2, फिर से z की जगह क्या आ जाएगा log ऑफ x आ जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए CF के लिए फाइनल आंसर। आ गया CF, कोई दिक्कत नहीं।
कोई डाउट नहीं। अब बारी है हमारे पी आई की। तो ना पी आई की वैल्यू कैसे आती, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएंगी तो डिवीजन में तो आएगा 1/d1 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 1 इंटू राइट हैंड साइड क्या है, e⁻²z आएगा, 3e⁻²z आएगा। सबसे पहले तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है कौन से फॉर्म में, 1/फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में। d की जगह अब d1 लिख देता हूँ। क्वेश्चन है e⁻az का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहां जहां पे फंक्शन ऑफ d1 है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ a लिख सकता हूँ, e⁻az लिख सकता हूँ। बस शर्त क्या है, वेयर फंक्शन ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा 1 क्या है a की वैल्यू यहाँ पे 2, तो जहां जहां पे d1 है उसकी जगह 2 डाल, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 1 2 प्लस 1 इंटू e⁻²z। कहीं पे भी आ रहा क्या, 0 नहीं आ रहा, तो आएगा 3 इंटू 1/4 प्लस 1 5 में से 2 गया तो 3 e⁻²z, 3 3 कैंसिल, तो बचा e⁻²z। आगे पी आई की वैल्यू, दैट इज पी आई की वैल्यू आई e⁻²z को मैं क्या लिख सकता है, e के पावर z का स्क्वायर। तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगी, e का पावर z, क्या लिया था मैंने x, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। आ गया आपके पास पी आई भी, अरे आ गया आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई, तो आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी y इक्वल्स टू सी एफ क्या निकाला आपने, प्लस पी आई की वैल्यू गई सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर वेयर C1 and C2 are arbitrary constants। तो उम्मीद है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे तो आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, वहां पे गलत करके नहीं आएंगे। पक्के में समझा, सच में समझा सबको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व x(y3) प्लस y2 इक्वल्स टू 1/x। चलिए बताइए y3 y2 क्या बता रहा है, y3 बता रहा है 3 बार डेरिवेटिव, y2 बता रहा है 2 बार डेरिवेटिव। नहीं y2 फिर नहीं आ सकता यहाँ पे अगर x स्क्वायर नहीं है तो। क्वेश्चन में स्प्रिंट है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, 3 का 2, 3 का 2, हाँ x स्क्वायर है वहां पे, एक्स स्क्वायर y2 x³ y3 है वहां पे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, x³ y3 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, x³ y3 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 1/x। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, x³ y3 का मतलब 3 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव ऑफ y होता है। चलिए हम क्या करेंगे, लेट d/dx को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल D से, तो क्या मिलेंगे आपको, x³ d का क्यूब का आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, d²/dx² की जगह d² इंटू वाई इक्वल्स टू 1/x। इक्वेशन नंबर 1, x³ d³ x² d²। क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है, काय का है, कॉची यूलर का। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, लेट x इक्वल्स टू e का पावर z, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को लेंगे e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगी
log ऑफ x, और लगे हाथ क्या लिख देंगे, d अपॉन डी जेड का मतलब होगा हमारे लिए d1। बता दिया मैंने एक ही स्टेप में पूरा। तो चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, एक्स क्यूब डी क्यूब दिख रहा है, तो हम पहले एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो d1 की भी कितनी टर्म आएंगी, 2, तो आएगा d1 माइनस 1। एक्स क्यूब डी क्यूब भी दिख रहा है, तो d1 की भी कितनी टर्म आएंगी, 3, तो d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब डी क्यूब। एक्स क्यूब डी क्यूब का आप क्या लिख सकते हैं, d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 प्लस क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d1 माइनस 1, क्या से मल्टीप्लाई हो रहा, y से, इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही, 1 अपॉन एक्स। वारे महान बंदे, हमने x को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, e का पावर z, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा e का पावर z। समझा ना, लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड में भी सब्स्टिट्यूशन करना है। राइट साइड में क्या है डिवीजन में, x, तो डिवीजन में x की जगह आ जाएगा e का पावर z। डिवीजन में e का पावर z का मतलब ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस z। और देखो यहाँ पे d1 माइनस 1, d1 माइनस 1 दोनों में सेम है, तो d1 इंटू d1 माइनस 1 को मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। तो पहले वाली टर्म से क्या बचा यहाँ पे, पहले वाले टर्म से बचा d1 माइनस 2, और दूसरे वाले टर्म से तो पूरी टर्म निकल गई, तो क्या बचा, प्लस 1 इंटू वाई इक्व टू, यहाँ पे e का पावर z ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस z हो जाएगा। यानी क्या मिला आपको, d1 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 1, तो आ गया d1 माइनस 1 इंटू वाई इक्व टू ई का पावर माइनस z आ गया। तो चलिए अब निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्व टू 0 ले लीजिए, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या आएगा, d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 1 इक्व टू 0। तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी पहली वैल्यू इक्व टू 0, दूसरी वैल्यू इक्व टू 0, तीसरी वैल्यू इक्व टू 0, यानी d1 की तीन वैल्यू आ रही, तो 0, यहाँ पे माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 आएगी। तो चलिए अब CF लिख लेते हैं एक ही बार में। CF की वैल्यू क्या आएंगी, e टू द पावर, पहला कांस्टेंट c1 e टू द पावर m1x, m1 की वैल्यू क्या है, 0, आएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ x। अगर क्वेश्चन रहा d का, क्वेश्चन किसका है, d1 का, यानी डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू z, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट भी कौन सा आएगा, वेरिएबल भी कौन सा आएगा, z, तो आएगा c2 प्लस c3 z आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, e टू द पावर mx का फॉर्म लिखना है, तो e का पावर m की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू एक्स होगा x, लेकिन x की जगह क्या आएगा, z आएगा। अभी देखो मैं आपको बताते बताते z लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे x लिख के रखा हूँ, तो दिख रहा है, ऐसा गलतियां आपसे होती है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वेयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा, तो बताइए क्या आएंगे CF की वैल्यू, CF आएगा c1 e टू द पावर 0 कितना होता, 1, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस c2 प्लस c3, z क्या है, z की वैल्यू, z को हम लेते हैं log ऑफ x, e टू द पावर z इसको हम लेते हैं x, याद है ना, अब याद हो गया, x को लेते हैं e का पावर z, तो z की वैल्यू आती है log x। तो देखो मैंने जहां पे z था उसकी जगह लिखा log x, और जहां पे e का पावर z था उसकी जगह लिखा x, लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसको दो इक्वेशन अगर देना चाहो तो कितने हो गई हमारी, 2 इक्वेशन दिए, ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप निकालेंगे PI, तो ना PI इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन बताएगा 1 अपॉन d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 1, क्या हो जाएगा
d1 माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जेड आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? समझा ना क्या किया हमने? यहाँ पे माइनस जेड था, हमने वैल्यू को कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो आएगा डी वन माइनस वन का होल स्क्वायर। आ गया? कोई भी दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, हमको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म ई टू द पावर ए एक्स का। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे 1 फंक्शन ऑफ d1 ई टू द पावर ए जेड का फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पे d1 है उसके जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, और ई टू द पावर ए जेड को उसके हाल पे छोड़ देंगे। बस यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, यानी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जीरो नहीं आना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो आएगा 1/d के जगह आ गया -1 इंटू -1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जेड, तो आएगा 1/-1 इंटू -1 -2 का होल स्क्वायर ई का पावर माइनस जेड, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा 1/- का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ई का पावर माइनस जेड, तो आप इसको लिख सकते हैं ई के जेड का पावर -1 लिख सकते ना। सिंस ए का पावर m का पावर n को मैं लिख सकता हूँ ए का पावर m इंटू एन, तो ए का पावर m इंटू एन यानी -1 इंटू जेड को मैं लिख सकता हूँ e का पावर z का पावर -1। तो क्या आएंगे पी आई की वैल्यू -1/4, e का पावर z किसको डिनोट करता है, x को, तो उसका पावर क्या आ जाएगा -1 आएगा। तो हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। तो आप लेंगे देयरफॉर द required solution is क्या आएगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। क्या आएंगी वैल्यू y इक्वल्स टू सी एफ, क्या है सी एफ, अबे वैल्यू तो 1 है ना। हमने 1 ही सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी मैं तो सोचा गलत कर दिए, प्लस पी आई। क्या है पी आई की वैल्यू, ये निकाले, where C1, C2 and C3 are आर्बिट्ररी कांस्टेंट। याद रखना आप यहाँ पे x के पावर -1 को 1/x भी लिख सकते हो, तो आपको कहीं पे आंसर ऐसा भी दे सकता है C1 प्लस C2 प्लस C3 log x इंटू एक्स -1/4x। तो अगर ऐसा आंसर दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है, x का पावर -1 न्यूमरेटर में, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा दोनों केस में। चलिए अभी एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। छोटे वाला मैं ही कराया था, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो भी कराया था। x³ d³ dx³ प्लस x² d² dx² इक्वल्स टू x। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ तो ये उसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, x³ d³ dx², x³ d³ dx², सिर्फ राइट हैंड साइड चेंज है, यहाँ पे 1/x दिया हुआ था और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x, तो इसका पूरा पार्ट तो सेम आने वाला है। जो हमारा CF निकालने तक का क्वेश्चन था वो रहेगा सेम, तो CF वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। मैं आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देता हूं, कैसे लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, x³ d³ dx³ प्लस x² d² dx² इक्वल्स टू x। फिर सेम चीज लेते हैं, लेट
डी अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं डी से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स आता है ऐसा, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू ई का पावर z, दैट इज z की वैल्यू आएंगी log ऑफ x एंड d अपॉन डी जेड को आप रिप्लेस करोगे d1 से, इक्वेशन नंबर 2 देते। देखते जो आप भी ऐसा जल्दी जल्दी बोल पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, d1 माइनस 1 एंड एक्स क्यूब डी क्यूब पावर है 3, तो d1 भी आएगा 3 बार, तो क्या आएगा d1 माइनस 1 d1 माइनस 2। फिर आपने इसको सब्सटीट्यूट किया था तो आप लिखा था देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाती है, आपने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके की आती है ना, ये आता है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करेंगे, पिछले ही क्वेश्चन था करके मैंने डायरेक्ट लिखा, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड का ऐसे इक्वल है एक्स से और एक्स की वैल्यू का ऐसे इक्वल है ई के पावर जेड से, तो अब राइट हैंड साइड क्या होगा, ई का पावर जेड हो जाएगा। फिर आपने इसका सी एफ निकालेंगे, सी एफ सेम आएगा, क्या आएगा सी एफ आपका, ये वाली वैल्यू, क्या चेंज होने वाला आपका, पी आई चेंज होगा, याद रखना लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो सी एफ सेम आएगा, राइट हैंड साइड अगर सेम है तो पी आई सेम आएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड चेंज है हमारा, तो ना पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर साइड जाएंगी तो डिवीजन में, तो 1 अपॉन d1 इंटू d1 माइनस 1 d1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड e का पावर z, तो आ जाएगा इंटू e का पावर z। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, अगर मैंने यहाँ पे d1 के जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 1 अपॉन d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन d1 ऑफ e का पावर z। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 अपॉन d1 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z, तो उसका आंसर क्या आता है, e का पावर z, या तो फिर मैं अपना क्वेश्चन ही लगा सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर ए एक्स की जगह z पे सॉल्व करे तो फंक्शन बना लो d1 का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a इंटू ई टू द पावर a z, क्योंकि यहाँ पे d1 की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 1 अपॉन d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने जहाँ पे d1 था उसकी जगह डाला a की वैल्यू बनता आएगा 1 अपॉन 1, कितना होगा 1, तो 1 इंटू ई का पावर z क्या होगा, ई का पावर z। एक आप ये रीजन दे सकते हैं, या तो 1 अपॉन d1 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या वैल्यू है, e का पावर z, d1 किसको डिनोट करता है, dz को, e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z, तो दोनों मेथड से चाहे इससे जाओ चाहे इससे जाओ, इसकी जगह क्या आंसर आएगा, e का पावर z आएगा। तब यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, क्या हम निकाल सकते, क्यों, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में 1 अपॉन d1 माइनस a का पावर n इंटू ई का पावर a x, यानी जहां पे मैं a के जगह अगर d1 के जगह अगर a रखूं तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0, ये फॉर्म कभी भी आ गया तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा x लिखना, कब, जब क्वेश्चन है x के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन d1 के टर्म्स में कर रहे थे, किसके टर्म्स में आएगा, z के टर्म्स में, तो यहाँ पे x आता है, x के जगह अब क्या आएगा, z आएगा, उसका पावर क्या लिखते हैं हम n, और उसको डिवाइड कर देते हैं n फैक्टोरियल से करते, और फिर e टू द पावर a z जैसा था उसको लिख देते। याद है ना फॉर्मूला, आपने x के टर्म्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 अपॉन d माइनस a का पावर n इंटू ई टू द पावर ax, यानी a के जगह d के जगह a डालो, a माइनस से 0 आ जाए, तो हमेशा क्या करना, x का पावर n लिखना डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर ax, बस हमने जहां जहां पे x था उसके जगह हमने z लिख दिया, जहां पे d था उसके जगह d1 लिख दिया। आप चाहो तो फॉर्मूला पूरा d और x के टर्म्स में लिखो, लेकिन आंसर यहाँ पे z के टर्म्स में लिखना, बस इतना अगर आप याद रख सको तो आप फॉर्मूले को यहाँ पे z के टर्म्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो पहले z के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आता है z
का पावर n, n की जगह क्या है वैल्यू 2, तो आएगा z का पावर 2 अपॉन n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल इंटू e का पावर z आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, z का स्क्वायर, z मतलब क्या होता है log ऑफ x, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, कब तक, जब तक 1 नहीं आता, तो 2 इंटू वन कितना होगा 2, ई टू द पावर z, ई टू द पावर z किसको डिनोट करता है, x को डिनोट करता है, तो ये हो गया आपकी वैल्यू p आएगी। इक्वेशन नंबर 4 शायद, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने सब्स्टिट्यूशन किया, z के जगह log x, ई टू द पावर z के जगह x आएगा, तो आप लिखेंगे आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे therefore the required solution is क्या था, y equals to cf plus p आता है, y equals to cf, हमने पी आई कॉपी करके रखा है तो पहले पी आई लिख देते हैं, तो y इक्वल्स टू सी एफ, ये हमारे लिए हमारा सी एफ प्लस पी आई, वेयर C1 C2 and C3 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा पक्के में सबको, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा, ये होमवर्क दे दूं क्या, एक होमवर्क देता हूँ और फिर एक मैं कराता हूँ, यार ले लो आप आपके लिए होमवर्क, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। मैं एक और बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, इसका आपका आंसर आना चाहिए y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आना चाहिए आपका फाइनल आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2y, अरे कैसा प्रिंट किया है उसने, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दो, वेयर डी की वैल्यू होती है डी अपॉन डी एक्स, याद रखना मैंने बताया था क्वेश्चन में एक जगह पे मेंशन करना ही है आपको हमेशा। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको, आप करेंगे लेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आपका कौन सा ये कॉची वाला है, कॉची यूलर, तो आप क्या करेंगे लेट, आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स इक्वल टू ई का पावर जेड, दैट इज जेड की वैल्यू क्या आएंगी लॉग ऑफ एक्स आएंगे, एंड डी अपॉन डी जेड को मैं डिनोट करूंगा डी 1 से, होगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है तो डी वन की कितनी टर्म, 2 टर्म, तो आएगा डी वन इंटू डी वन माइनस 1, तो देयरफॉर इक्वेशन
1 बिकम, चलिए बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता, डी वन इंटू डी वन माइनस वन माइनस टू इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर जेड, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर जेड, दैट इज क्या मिलेगा, डी वन इंटू डी वन का स्क्वायर माइनस डी वन इंटू वन डी वन माइनस टू इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर जेड का स्क्वायर होता है ई का पावर 2z, प्लस यहाँ पे ई का पावर जेड डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, होगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया हमारे प्रॉपर फॉर्म में, तब निकालो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस कैसे निकालते हैं, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो d1 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस टू, d1 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस टू इक्वल टू 0। इनके फैक्टर चाहिए आपको, तो माइनस टू के ऐसे फैक्टर जिनके ऐड करने के बाद वैल्यू आए माइनस वन, तो इसको ले सकते हैं माइनस टू प्लस वन ले सकते हैं, तो क्या आएंगी वैल्यू, d1 माइनस टू इंटू d1 प्लस वन इक्वल्स टू 0। समझे ना, अब ये डायरेक्ट लिखना आ गया, नहीं आऊंगा तो अभी भी ऐसा लिखो, d1 स्क्वायर माइनस d1 को मैं क्या लिख सकता, माइनस टू d1 प्लस d1 माइनस टू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d1 है, d1 का स्क्वायर है, d1 को निकाले कॉमन तो आएगा d1 माइनस टू, यहाँ पे प्लस वन को निकालेंगे कॉमन तो आएगा d1 माइनस टू, दोनों में d1 माइनस टू कॉमन है तो आएगा d1 प्लस वन इक्वल्स टू 0 आएगा। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी d1 की पहली वैल्यू आएंगे यहाँ पे माइनस टू, इधर गया तो प्लस टू, यहाँ पे प्लस वन, इधर गया तो माइनस वन। तो चलिए बताइए सोल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर CF की वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यूज अलग है तो आएगा C1 e टू द पावर m1x यानी 2 इंटू एक्स की जगह आएगा z, प्लस C2 e टू द पावर m2 जो है माइनस वन इंटू जेड तो आएगा माइनस जेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा यहाँ तक। वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। चलिए बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, C1 इक्वल टू C1 e के पावर z का स्क्वायर प्लस C2 e के पावर z का पावर माइनस वन। समझा ना, यहाँ पे जो भी नंबर आना उसको पावर में लिख देना, क्यों, क्योंकि हमको मालूम e टू द पावर z को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो मैं e टू द पावर z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। CF की वैल्यू आएंगी C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स का पावर माइनस वन, इक्वेशन नंबर 3 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू सब्सटीट्यूशन किया मैंने कि e के पावर z की जगह लिखा हूं x, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। CF तो निपट गया, अब किसकी बारी है, PI की, तो आप लिखेंगे नाउ PI इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहाँ पहली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में क्या है, d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस टू, d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस टू, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, और यहाँ पे क्या थी वैल्यू, राइट हैंड साइड में e का पावर 2z प्लस e का पावर माइनस z, तो आएगा e का पावर 2z प्लस e का पावर माइनस z। इनके फैक्टर निकालते हमने, क्या था, d1 माइनस टू d1 प्लस वन, तो मैं इसको लिख सकता d1 माइनस टू d1 प्लस वन, यहाँ पे e का पावर 2z प्लस e का पावर माइनस z, ब्रैकेट को कर दो ओपन, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन d1 माइनस टू d1 प्लस वन, ये मल्टीप्लाई होगा e के पावर 2z से, प्लस 1 अपॉन d1 माइनस टू d1 प्लस वन, ये मल्टीप्लाई होगा e के पावर माइनस z से। अब e टू द पावर ax का फॉर्म दिख रहा है, अब e के पावर ax का फॉर्म जब भी दिखता हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां पे d है उसके जगह a वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे a के जगह माइनस वन डाल दिया, d1 के जगह माइनस वन डाल दिया, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे अगर मैंने 2 डाल दिया तो 2 माइनस टू क्या बन जाएगा 0। लेकिन ये जो टर्म है, अगर मैं 2 वैल्यू यहाँ पे डालू d1 की जगह, तो 2 प्लस वन कितना बन रहा, 3, नॉन जीरो वैल्यू है। यहाँ पे अगर माइनस वन डाल तो माइनस टू माइनस वन माइनस 3, तो ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, जो ब्रैकेट नॉन जीरो है पहले उनको सॉल्व करूंगा। पिछला रिवाइज करते हुए आ रहे हो, अगर पिछला रिवाइज करते हुए आ रहे हो तो क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो थोड़ा हार्ड लगेगा।
तो हमने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिस पे जीरो नहीं आ रहा है, जिस पे जीरो आ रहा उसको दूर कर दो, जिस पे जीरो नहीं आ रहा पहले उस पे फोकस करो, आएगा। जिस पे जीरो आ रहा उसको दूर कर दो और जिस पे जीरो नहीं आ रहा उस पे पहले फोकस करो। चलिए बताइए अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे कि अगर कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में वन अपॉन फंक्शन ऑफ d1 और वहां पे वैल्यू e टू द पावर a z की, तो जहां जहां पे आपका d1 है उसके जगह आप क्या वैल्यू डालेंगे, a डाल देंगे। बस शर्त क्या है, वेयर a वैल्यू डालने के बाद फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो चलिए बताइए तो क्या मिलेगा, वन अपॉन d1 माइनस टू, जहां जहां पे d1 है उसके जगह a डालो, a की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा वन अपॉन 2 प्लस वन इंटू ई टू द पावर 2z प्लस वन अपॉन d1 प्लस वन, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1, तो जहां जहां पे d1 है उसके जगह डालो -1, तो आएगा वन अपॉन -1 माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस z आएगा। 2 प्लस 1 होता है 3, तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/d1 माइनस टू इंटू ई टू द पावर 2z आएगा। सेम चीज यहाँ पे -1 -2 होता है -3, -1/3 इसके बाहर आ जाएगा, तो आएगा 1/d1 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस z आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बताइए अब ये कौन से फॉर्म में, अब अगर मैं यहाँ पे d1 की जगह 2 डाल दो, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी 0 का फॉर्म आ रहा है, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करेंगे। कौन सा लगाएंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में 1/d1 माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए जेड का, इसका पावर रहने दो कुछ भी n, तो आंसर क्या आएगा, देखो जैसे मैंने d1 की जगह a डाला, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में आ रहा है 0, तो इसका आंसर क्या आता है पहले। अगर क्वेश्चन x के टर्म में, हमने फॉर्मूला पहले x के टर्म में पढ़े थे, तो x के टर्म में लिखा था d माइनस ए का पावर n ई टू द पावर a x, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। क्या आता है आंसर, x का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a x, बस यहाँ पे जहां जहां पे x उसके जगह डाल दो z, तो क्या आ जाएगा z का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a z। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूले, बस जहां पे आपने x में याद किए थे अब किस में याद करना है z में, तो क्या आएगा 1/3 इंटू, पहले तो आएगा z का पावर, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या है 1, तो z का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर 2z, z का पावर 1 लिखो चाहे सिर्फ z लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, तो -1/3, यहाँ पे भी क्या आएगा z का पावर 1 यानी z अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस z, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती 1 होती, तो यहाँ पे भी 1/3z है, यहाँ पे भी 1/3z है, 1/3z को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा e टू द पावर 2z बचेगा, और मैं e टू द पावर 2z को क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर z का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे e टू द पावर माइनस z है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ e टू द पावर z का पावर -1 लिख सकता हूँ, सिंस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, और मैंने इनको कर लिया सेपरेट, समझा ना, यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1/3 था, कॉमन निकाला, यहाँ पे भी z था, यहाँ पे भी z था, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचा e2z, e2z को मैं क्या लिख सकता e का पावर z का पावर 2, e के पावर -z को क्या लिख सकता e का पावर z का पावर -1। क्यों लिखा ऐसा, कि मेरे को मालूम है e टू द पावर z को क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, और z की वैल्यू कैसे इक्वल आती है log x आती है, सब्सटीट्यूट कर दो, देयरफॉर पी की वैल्यू क्या आएंगी 1/3 z का ऐसे इक्वल आता log x इंटू ई टू द पावर z, ई टू द पावर z को हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं, तो आएगा x का स्क्वायर माइनस ई टू द पावर z x, उसका पावर क्या है -1 आएगा। इक्वेशन 3 हो गई थी, ये हो जाएगा मान ली इक्वेशन नंबर 4 आएगा। कहाँ कहाँ से सब्सटीट्यूशन किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किया, तो आप देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एफ, तो क्या आएगा y की वैल्यू y इक्वल्स टू सी एफ, क्या निकाला आपने सी एफ, ये रहा आपका सी एफ,
प्लस पी आई। रहेंगे आपके लिए फाइनल आंसर वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप लिखेंगे ठीक है ना, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, हम देखते हैं हमारा आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू लॉग एक्स। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए। तो आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू लॉग एक्स। फिर हम क्या करेंगे, जहां जहां पे d अपॉन डी एक्स है उसको रिप्लेस कर दो d से। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स की जगह d इंटू वाई इक्व टू लॉग एक्स। समझा पक्के में। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, एक्स डी दिख रहा है, काय का क्वेश्चन है, कॉचीज यूलर का, यानी जो डेरिवेटिव है उसके साथ एक्स का वही पावर चिपका हुआ है, तो कॉचीज यूलर का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, लेट एक्स को ले लेंगे ई का पावर जेड, दैट इज जेड की वैल्यू क्या आएंगी, लॉग ऑफ ई आएंगे, सॉरी लॉग ऑफ एक्स आएंगे, कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स यानी लॉग ऑफ एक्स आएंगे एंड डी अपॉन डी जेड को मैं डिनोट करूंगा d1 से करूंगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर जहां जहां पे x इंटू डी है, इनका पावर 1 है तो d1 भी आएगा एक बार, एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इनका पावर क्या है 2 है तो d1 आएगा दो बार, तो d1 इंटू d1 माइनस 1 हो जाएगा। तो आएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, चलिए बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब d1 इंटू d1 माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 2xd, तो आएगा प्लस 2xd का मतलब d1 इंटू वाई इक्व टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का मतलब क्या होगा, z होगा, तो लॉग एक्स की जगह आ गया z आ गया। चलिए अब निकालिए इसका सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे d1 को कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा d1 इंटू वन d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन d1 प्लस 2 टाइम्स d1 इंटू वाई इक्व टू z, यानी d1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 आएगा प्लस d1 इंटू वाई इक्व टू, समझा ना, 2d1 में से d1 गया तो बचेगा बस d आएगा। चलिए बताइए अब क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0, तो आप देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस, क्या दी हुई है, d1 स्क्वायर प्लस d1 इक्वल टू 0, d1 को कॉमन निकाल सकते तो यहाँ पे क्या बचेगा d1 प्लस 1 इक्वल टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, 0 कब आएगा, जब पहली वैल्यू 0 रहे या तो दूसरी वैल्यू 0 रहे या तो दोनों वैल्यू 0 रहे, यानी d1 की एक वैल्यू आ रही है 0 और d1 की दूसरी वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लस 1, इधर गया तो माइनस 1, यानी d1 की दो वैल्यू मिली, एक 0 और माइनस 1 मिली, तो आप निकालेंगे CF की वैल्यू, देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी, C1 e टू द पावर m1x यानी 0 इंटू एक्स, एक्स की जगह आएगा z, क्योंकि क्वेश्चन है d1 में, अगर d में रहता तो x आता, d1 में तो z में आएगा, प्लस C2 e टू द पावर m2x यानी माइनस 1 इंटू जेड, आएगा माइनस z आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। याद रखना d1 में है तो आंसर आएगा z में, d में है तो आंसर आएगा आपका x में आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिला यहां से आपको, देयरफॉर
CF की वैल्यू मिली आपको C1 e टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1, प्लस C2 e टू द पावर Z का पावर लिख देंगे -1। समझा ना? e टू द पावर Z के सामने जो भी नंबर दिखे, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन दिख रहा है तो क्या है -1, उसको लिख देना पावर में। क्यों? क्योंकि e टू द पावर Z वैल्यू होती है हमारी x की, तो मैं e टू द पावर Z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। और e का पावर 0 Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं CF को लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 e टू द पावर Z की जगह आ जाएगा x, उसका पावर माइनस, कहाँ से लाया वाली वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। CF मिल गया, अब बारी हमारे PI की। तो नाउ PI कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगी तो डिवीजन में, तो आएगा 1/d1 स्क्वायर प्लस d1, उसका स्वागत करने को कौन बैठा है वहाँ पे, z बैठा हुआ है। अब आपको समझ रहा है ये x टू द पावर m वाला कंसेप्ट है ना? बस क्वेश्चन x में नहीं, आपका z में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, d की सबसे छोटी वाली वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे क्या है d1 है, तो हम यहाँ से d1 को निकाल लेंगे कॉमन। जैसे मैं d1 को कॉमन निकालूंगा, d1 पूरा बाहर निकल गया तो 1, प्लस d1 के स्क्वायर में से एक d1 बाहर निकल गया तो d1 इंटू z आएगा 1/d1। यहाँ पे वैल्यू कैसी है, डिवीजन में, ऊपर जाएंगे तो पावर हो जाएगा चेंज, अभी तक पावर था +1, इधर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे लगाओगे एक्सपांशन, कौन सा, 1 + x का पावर -1। देखो पावर है -1, यानी आपका एक ही वैल्यू चेंज होंगी, जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ पावर की। अगर -2 रहता तो पावर भी चेंज होता, सामने के नंबर भी चेंज होते। दूसरी चीज, यहाँ पे एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है, तो साइन होंगे अल्टरनेटली चेंज। अगर दोनों माइनस रहते तो सेम साइन, अल्टरनेट साइन है तो अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे, तो आएगा 1 -x + x² -x³ एंड सो ऑन। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 1/d इंटू क्या आएगा 1 -x, x की जगह क्या है d1, प्लस आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, z है यहाँ पे, z का पावर क्या है 1, तो डेरिवेटिव भी आप कितने बार लगा सकते, एक बार, उससे ऊपर लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरे डेरिवेटिव में वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो आएगा 1/d1 इंटू z इंटू 1 हो जाएगा z, माइनस d1 का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, इसी को आपने d1 बोलते हैं। तो d1 यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना हो जाएगा 1, तो 1 का डेरिवेटिव आगे पूरा कितना हो जाएगा 0, तो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। 1/d का मतलब क्या होता, इंटीग्रेशन, यहाँ पे बचा है z -1 है, लेकिन d1 किसके रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव है, z के, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में। तो चलिए बताइए क्या होगा, z का इंटीग्रेशन z²/2 -1 का इंटीग्रेशन z आया। तो बताइए PI की फाइनल वैल्यू क्या आएंगे, देयरफॉर PI = क्या था, z का स्क्वायर, z क्या होता है log x, तो आ गया log x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस z क्या होता है log x होता है, याद है ना, e टू द पावर x का आपने लिया था e का पावर z, तो z की वैल्यू क्या आएंगी log of x, याद रखेंगे कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आई। अरे याद है, समझ रहा है ना, z कैसे इक्वल रहता है log of x, तो जहां पे z था उसकी जगह मैंने लिखा log of x, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है, y = CF प्लस PI, यानी y = CF, क्या निकाला आपने CF, ये आ गया आपका CF प्लस PI। where C1 and C2 are arbitrary constant, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपका वाला टॉपिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से भी जगह पे अगर आपकी नज़र हटी, आपने गलती से भी एक भी z की जगह x जबरदस्ती डाल दिया तो आपके मार्क
कट गया। और ये कंफ्यूजन आपको होगा ही, क्योंकि हमने इतने सारे x के क्वेश्चन सॉल्व किए कि हमारा हाथ ऑटोमेटिकली e टू द पावर x c1 e टू द पावर m1x है ना, इस फॉर्म में चलता है। तो आपको x लिखने की आदत बन गई होंगी, तो वहाँ पे जब एकदम से z लिखना पड़े तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।